नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एनएल स्टडी हब पर, जहां आपको मिलता है सबसे अलग सबसे हटकर स्टडी मटेरियल। तो आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूं एक नई उमंग, नए जोश के साथ शानदार प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। हाँ तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर करें। तो आज हमारा जो टेस्ट है वो साइकोलॉजी का है, जिसमें आपके लिए 30 क्वेश्चन होंगे। यदि आपने 26 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपकी नया पार है, आपको रेट में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही स्पेशल आपके लिए तैयार किए हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बालक के विद्यालय बस्ते का औसत वजन कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 किलो, ऑप्शन बी 4 किलो, ऑप्शन सी 6 किलो, ऑप्शन डी 5 किलो। बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा? यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के विद्यालय बस्ते का औसत वजन कितना होता है? तो साथियों, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 केजी। जो यशपाल समिति है वो रिकमेंडेड करती है कि औसत वजन 4 केजी होना चाहिए प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन आरटी 2009 की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए धारा नंबर 21, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो बताइए साथियों, कौन सी धारा के अंतर्गत एसएमसी का गठन किया जाता है? तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा नंबर 21। धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी का गठन विद्यालयों के अंतर्गत किया जाता है साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रूडोल्फ गोइकले द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए वेरिएटिस, ऑप्शन बी है एडोलसेंस, ऑप्शन सी साइकोलॉजिया, ऑप्शन डी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। बताइए साथियों, हमारा आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए साथियों। तो साथियों, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइकोलॉजिया। जो रूडोल्फ गोइकले है उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम है साइकोलॉजिया। जो ऑप्शन नंबर ए है वेरिएटिस, ये पुस्तक के अंतर्गत विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में घोषणा की थी 1879 में। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है एडोलसेंस, ये पुस्तक थी स्टैनली हॉल के द्वारा लिखित। और जो ऑप्शन नंबर डी है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसके लेखक थे विलियम मैकडूल, जिन्होंने इस पुस्तक के अंदर चेतना शब्द की भरसक निंदा की थी साथियों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है, उक्त कथन है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जॉन लॉक। बताइए साथियों, अपना करेक्ट आंसर बताइए साथियों। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो साथियों, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, जो जॉन लॉक, इनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना मत भूलना साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किस संप्रदाय द्वारा किया गया? ऑप्शन ए संरचनावाद संप्रदाय, ऑप्शन बी साहचर्यवाद संप्रदाय, ऑप्शन सी प्रकार्यवाद संप्रदाय, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। बताइए साथियों, बाल मनोविज्ञान का प्रस्तुतिकरण किस संप्रदाय द्वारा किया गया?
तो साथियों हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकार्यवाद, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किया है। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए आर्थिक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी पशु मनोविज्ञान, ऑप्शन सी अभियांत्रिकी मनोविज्ञान, ऑप्शन डी असामान्य मनोविज्ञान। बताइए साथियों कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मनोविज्ञान। जी हाँ साथियों, यह शाखा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आती साथियों। यह शाखा एक कॉमर्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है साथियों। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी बीएफ स्किनर, ऑप्शन डी पेस्टालोजी। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही होगा? किसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों? तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, जो थॉर्नडाइक। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों। आपको ज्ञात होना चाहिए साथियों, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन और बताता हूँ साथियों इसके साथ। जो रूसो है, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिकल्पना की थी सर्वप्रथम। जो स्टैनली हॉल है, उन्होंने बाल सुधार आंदोलन का जनक भी कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर जो डी है पेस्टालोजी, ये बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं साथियों। और ऑप्शन नंबर सी बीएफ स्किनर, इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार 2009 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 2 मई 2011, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2011। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही होगा साथियों? तो साथियों हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 में राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था साथियों। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत थे, जिन्होंने धारा 38 का उपयोग करते हुए इसमें संशोधन किया तथा इसको नया नाम से लागू किया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नाम दिया और इसे 2011 में लागू किया साथियों। इसके अलावा 1 अप्रैल 2010 को भारत में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में आरटी लागू हुआ। उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश स्टडी विधि के प्रतिपादक है? कैश स्टडी विधि के प्रतिपादक है ऑप्शन ए JL मोरेनो, ऑप्शन बी JB वाटसन, ऑप्शन सी अल्बर्ट बांडूरा, ऑप्शन डी टाइडमैन। बताइए साथियों अपना करेक्ट आंसर बताइए। कैश स्टडी विधि के जनक कौन है साथियों? तो साथियों हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, टाइडमैन ने कैश स्टडी विधि के प्रतिपादक हैं साथियों। इन्होंने इस विधि के बारे में बताया था सर्वप्रथम। तो इस विधि के जनक, कैश स्टडी विधि के जनक टाइडमैन है साथियों। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइडमैन। तो साथियों इसी के साथ मैं आपको बता दूं JL मोरेनो, इन्होंने समजात मेधे विधि का आविष्कार किया था। JB वाटसन, इन्होंने बहिर्दर्शन विधि का आविष्कार किया या जनक कहलाते हैं साथियों। ऑप्शन सी अल्बर्ट बांडूरा, इन्होंने प्रेक्षण विधि का आविष्कार किया था साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना
और सब शेयर ज़रूर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक अपने साथियों को मिले। क्वेश्चन नंबर 10, बालक का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। उक्त कथन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी साथियों बताइए। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी हरलॉक, ऑप्शन सी गुडएनफ, ऑप्शन डी वैलेंटाइन। बताइए साथियों किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई। तो साथियों हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुडएनफ। जी हाँ दोस्तों, गुडएनफ ने यह परिभाषा दी थी कि जो बालक है उसका मानसिक विकास आदि है, यानी कि 3 वर्ष तक आधा विकास हो जाता है। उसके बाद में जो आधा विकास है वो 16-17 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में मानसिक विकास या बुद्धि का विकास रुक जाता है साथियों। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुडएनफ। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, नरेंद्र ने पहले स्कूटर चलाना सीखा, उसके बाद में मोटरसाइकिल चलाना सीखा। कुछ समय बाद फिर स्कूटर चलाता है तो नरेंद्र पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक प्रभाव, ऑप्शन बी है पश्चात अवरोधन, ऑप्शन सी धनात्मक प्रभाव, ऑप्शन डी पश्चात सरलीकरण। बताइए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा। नरेंद्र ने पहले स्कूटर चलाना सीखा, उसके बाद में मोटरसाइकिल सीखी, कुछ समय बाद फिर से वो स्कूटर चलाता है तो नरेंद्र पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ऋणात्मक प्रभाव, ऑप्शन बी पश्चात अवरोधन, ऑप्शन सी धनात्मक प्रभाव, ऑप्शन डी पश्चात सरलीकरण। बताइए साथियों अपना करेक्ट आंसर बताइए। तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चात अवरोधन। जी हाँ दोस्तों, पश्चात अवरोधन इसमें क्या होता है साथियों, जैसे हमने पहले कोई कार्य किया उसके बाद में दूसरा कार्य कर रहे हैं और उसके बाद में वही पहला वाला कार्य वापस करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है साथियों। इसका एग्जाम्पल अपने जीवन से ले तो देखिए साथियों, जब आपके पास एक हीरो होंडा कंपनी की बाइक होती है, आप वो पहले वो चला रहे हैं तो आपको पता है उसमें जो गियर है वो पीछे की तरफ डलते हैं और जो बजाज की मोटरसाइकिल होती है साथियों उसमें गियर आगे की तरफ डलते हैं। आपके पास पहले हीरो होंडा की मोटरसाइकिल थी, आपकी आदत पड़ चुकी है कि आप गियर पीछे की तरफ डालेंगे, और यदि आप बजाज की मोटरसाइकिल रखने लगे तो आपको पता है उसमें गियर आगे डलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी आदत हो जाएगी आगे गियर डालने की। और कुछ समय बाद में यदि आप फिर से हीरो होंडा की बाइक चलाओगे तो आपकी आदत कौन सी पड़ गई, बजाज की मोटरसाइकिल है उसमें गियर आगे की तरफ डलता है तो आप आगे डालोगे। तो उस टाइम क्या होगा साथियों, तो आप जैसे ही गियर डालोगे तो वो गियर निकल जाए, क्योंकि जो हीरो होंडा की बाइक है उसके अंदर गियर पीछे की तरफ डलते हैं। आप आगे दबाओगे तो गियर तो डलेगा नहीं, निकल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा पश्चात अवरोधन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत मूल्यांकन सर्वप्रथम कौन सी कक्षा में लागू किया गया। ऑप्शन ए 6 से 10वीं तक, ऑप्शन बी 10वीं क्लास में, ऑप्शन सी 9वीं क्लास में, ऑप्शन डी 11 से 12वीं तक। बताइए साथियों सतत मूल्यांकन सबसे पहले कौन सी कक्षा में लागू किया गया था साथियों। तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9वीं क्लास में सर्वप्रथम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया गया था साथियों, जिसे हम इंग्लिश में CCE भी बोलते हैं साथियों। और ये 2009 से लागू किया गया था, 2009 में इसे लागू किया था 2009 के अंतर्गत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वीं क्लास में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सर्वप्रथम लागू किया गया था साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? ऑप्शन ए आत्मकेंद्रण, ऑप्शन बी एनिमिज्म, ऑप्शन सी आदर्शवाद, ऑप्शन डी प्रकृतिवाद। बताइए साथियों, कौन सा आंसर सही होगा? तो साथियों, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमिज्म। साथियों, जो जीन पियाजे की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था, एनिमिज्म यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है एनिमिज्म। साथियों, इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह समझता है। निर्जीव में सजीव की तरह समझता है, उसमें सोचता है कि शायद ये भी जीवित वस्तु है। इस प्रकार वो सोचता है कि ये सूरज उदास है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रक्रिया को या इस अवस्था को एनिमिज्म कहते हैं साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे रिक्त स्थान है उसमें ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो सही आंसर है वो भरना है साथियों। जहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, दो शब्द हैं साथियों हर ऑप्शन में, वहाँ पे सही कौन सा बैठता है आपको वो लिखना है साथियों। NCF 2005 के अनुसार कौन सा सही होगा आंसर? ऑप्शन ए निष्क्रिय व सरल, ऑप्शन बी सक्रिय व सरल, ऑप्शन सी मुख्य व गौण, ऑप्शन डी सक्रिय व सामाजिक। बताइए साथियों, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो साथियों, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सक्रिय व सामाजिक। जो NCF 2005 के अनुसार जो अधिगम है वह सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया है साथियों, जिसके द्वारा हर कोई सीखता है साथियों। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से NL स्टडी हब के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं मौलिक अधिकार है? तो बताइए साथियों, कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है? साथियों बताइए कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए 21 बी, ऑप्शन बी 21 ए, ऑप्शन सी 19 सी, ऑप्शन बी 22 वाह। तो साथियों, जहाँ यहाँ पे अनुच्छेद की बात हो रही है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा एक अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार है साथियों, जहाँ हमें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है 14 वर्ष तक की आयु के साथ। तो बताइए साथियों, कौन सा आंसर सही होगा? साथियों, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा साथियों। धारा जो अनुच्छेद है 21A के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 21A के अनुच्छेद 21A के अनुसार। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन बी दल शिक्षण विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी है पैनल परिचर्चा। तो साथियों बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रजातांत्रिक विधि का मतलब होता है साथियों जिसमें बालक निष्क्रिय रहता है और शिक्षक सक्रिय अवस्था में रहता है, वो प्रजातांत्रिक विधि नहीं मानी जाती साथियों। यदि प्रजातांत्रिक विधि के अंतर्गत क्या होता है, जो इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होकर अधिगम करते हैं साथियों, वह प्रजातांत्रिक विधि होती है।
तो साथियों हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक नहीं है साथियों। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक है वो ही बोलता रहता है, बच्चा निष्क्रिय रहता है, उससे वो इतनी रुचि नहीं ले पाता है शिक्षक प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया में इतनी रुचि नहीं ले पाता जितनी वह अन्य विधियों में, जैसे प्रोजेक्ट, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, इन विधियों में वो जितनी रुचि लेता है उतनी इस विधि के अंतर्गत वह रुचि नहीं ले पाता है साथियों। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, व्याख्यान विधि। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथेल सैक्रिवेन ने मूल्यांकन की भूमिका का उल्लेख करते समय मूल्यांकन के कौन से दो रूप वर्गीकृत किए हैं? ऑप्शन ए गुणात्मक योगात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी संरचनात्मक योगात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी मापन उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन डी है मात्रात्मक और गुणात्मक परीक्षण। बताइए साथियों, मूल्यांकन के कौन से दो रूप सैक्रिवेन के द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं साथियों? तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक योगात्मक परीक्षण मिथेल सैक्रिवेन के द्वारा वर्गीकृत किए गए मूल्यांकन के रूप है साथियों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, संरचनात्मक योगात्मक परीक्षण। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक मूर्त अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी सक्रिय विषय वस्तु उत्पादन, ऑप्शन सी सामान्य कारक विशिष्ट कारक, ऑप्शन डी तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। बताइए साथियों, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि संरचना सिद्धांत के कितने तत्वों में समाहित किया जाता है साथियों, बताइए। तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रिय विषय वस्तु उत्पादन। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 3 तत्व हैं, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा बी। ठीक है साथियों, देखते हैं ऑप्शन जो ए है सामाजिक मूर्त अमूर्त बुद्धि साथियों, इसके बारे में गैरेट ने बताया था साथियों। और जो ऑप्शन बी है ये हमारा गिलफोर्ड के द्वारा बताया गया था। सामान्य कारक विशिष्ट कारक इसके बारे में स्पीयरमैन ने बताया था साथियों। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि इसके बारे में केटल ने बताया था साथियों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभव व परीक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई साथियों? क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, अनुभव व परीक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ऑप्शन हमारा ए क्रोनबेक, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी गेट्स, ऑप्शन बी स्किनर। बताइए साथियों, यह परिभाषा अधिगम की से संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी साथियों? तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेट्स के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गेट्स। साथियों अनुभव परीक्षण व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, इसके साथियों अनुभव के द्वारा ही व्यवहार में संशोधन होता है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह है। तो साथियों बताइए अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आंशिक क्रिया का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। बताइए साथियों कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों? तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभाव का नियम। साथियों जिन क्रियाओं को सीख लेते हैं उसका तुरंत उसकी संतुष्टि हो जाती है, यह प्रभाव के नियम के अंतर्गत आती है साथियों। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 4 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है।
बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्राइड के द्वारा क्या नाम दिया गया। साथियों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। एक 4 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्राइड के द्वारा क्या नाम दिया गया। साथियों, ऑप्शन सुन लीजिए साथियों। ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी नार्सिज्म, ऑप्शन डी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बताइए साथियों, सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया गया था कि जो ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है साथियों, इसके बारे में आपको पता हो तो सिगमंड फ्राइड ने बताया था साथियों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों, यहाँ पे माता के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो यहाँ एक बालक होता है, उसका माता के प्रति प्रेम विकसित हो रहा था। सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि उसमें कौन सी ग्रंथि विकसित होती है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिपस कॉम्प्लेक्स। साथियों, जो ओडिपस ग्रंथि है ये लड़कों में विकसित होती है, और जो ऑप्शन डी है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये लड़कियों में विकसित होती है। इसी के कारण लड़कियां अपने पिता की तरफ अधिक आकर्षित रहती है साथियों बचपन के अंदर, या उनका प्यार अपने पिता के प्रति अधिक रहता है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास, ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, बताइए। तो साथियों, जो क्रियात्मक अनुसंधान है साथियों, ये विद्यालय के अंतर्गत की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यालय और वहाँ की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है साथियों, आपको पता हो तो क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले उपयोग स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया था साथियों, और इसका सबसे पहले उपयोग अमेरिका में किया गया था साथियों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, आपको पता है हम यहाँ पे पूरी व्याख्या नहीं कर पाते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हमें अपना करेक्ट आंसर चेक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि साथियों व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा, हर चीज़ को बता पाना यहाँ पे मुश्किल होता है साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी साथियों। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 130। बताइए साथियों, मानसिक आयु और वास्तविक आयु आपको दे दी गई है, तो बताइए बुद्धि लब्धि क्या होगी। बुद्धि लब्धि का सूत्र साथियों आपको पता होना चाहिए, बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात की जाती है। तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। तो साथियों यदि मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि साथियों 120 हो जाएगी। मैं आपको यह क्वेश्चन बताता हूँ कैसे किस प्रकार होगा। तो साथियों इसका जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है साथियों। तो सबसे पहले लिखिए मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 ऑप्शन इंटू 100। तो साथियों 0 से 0 कट जाएगी तो कितना बचेगा 120। तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी 120 बुद्धि लब्धि होगी साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। साथियों अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है। आवश्यकता, ऑप्शन बी अंतर्नोद, ऑप्शन सी प्रवाहिता, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति। बताइए साथियों प्यास क्या है।
तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्नोद, या इसे दूसरा नाम चालक भी कहते हैं साथियों। यदि आपको प्यास नहीं लगेगी तो आप पानी की तरफ नहीं जाओगे साथियों। यदि आपको प्यास लगी है तो ही आप पानी की तरफ जाओगे, तो साथियों इसे चालक भी बोलते हैं। यह हमें पानी की तरफ लेके जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों भूख लगती है तो हम भोजन, हमारी आवश्यकता हो जाती है। तो आवश्यकता क्या है? भोजन। और चालक क्या है? भूख। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अपना आंसर भी सही होगा, अंतर्नोद, या इसे चालक भी बोलते हैं साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में रुक जाता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही होगा? कौन सी आयु में बुद्धि का विकास रुक जाता है स्पीयरमैन के अनुसार? ऑप्शन ए साथियों 10 वर्ष है, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 वर्ष। दोस्तों स्पीयरमैन ने बताया था कि 16 वर्ष के बाद में बुद्धि का विकास रुक जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिया था द्विकारक सिद्धांत, G&S फैक्टर, जनरल और स्पेशलाइजेशन फैक्टर होते हैं, उसके बारे में स्पीयरमैन ने बताया था, जिसे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, आर्मी बीटा परीक्षण का प्रतिपादक निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए डेविड वेक्सलर, ऑप्शन बी एसिड पोर्टियस, ऑप्शन सी आर्थर एस ओटिस, ऑप्शन डी सेगुइन। बताइए साथियों किसके द्वारा आर्मी बीटा परीक्षण किया गया था साथियों? तो गाइज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थर एस ओटिस। इसके द्वारा आर्मी बीटा परीक्षण दिया गया था। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गाय के सामने घास के 2 ढेर हैं लेकिन वह फिर भी भूख से मर जाती है, तो गाय के मन में कौन सा संघर्ष था? बताइए दोस्तों, गाय के सामने चारा भी है लेकिन फिर भी वो मर जाती है। एक नहीं 2 ढेर हैं साथियों, फिर भी वो मर जाती है। बताइए साथियों ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए उपागम परिहार संघर्ष, ऑप्शन बी उपागम उपागम संघर्ष, ऑप्शन सी परिहार परिहार संघर्ष, ऑप्शन डी नैराश्य संघर्ष। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही होगा? सोच समझ के जवाब देना साथियों। अप्लाइड क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों रीट में भी पूछे जाते हैं और सीटेट में तो आते ही हैं साथियों। वहाँ तो अप्लाइड क्वेश्चनों की भरमार होती है साथियों। तो गाइज हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उपागम उपागम संघर्ष। इसके अंदर क्या होता है साथियों? 2 वस्तुओं के बारे में सोचता रहना लेकिन किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाना साथियों। जिस प्रकार से यदि हमारे पास गुलाब जामुन और रसगुल्ले रख दिए जाए तो हम सोचेंगे कौन सा खाऊं, गुलाब जामुन या रसगुल्ला, गुलाब जामुन या रसगुल्ला। और दूसरा आदमी आके उन दोनों को लेके खा गया तो आप देखते रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा साथियों। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, वो बिल्ली रहती है और एक कौवा रहता है जो पेड़ पे लड़ते रहते हैं। उनके बीच में बिल्ली ने आके बंटवारा किया था, वो रोटी पूरी खा जाती है। बचपन में आपने किताबों में पढ़ा होगा शायद, उसी कहानी की तरह हो जाता है साथियों। जब 2 लक्ष्य होते हैं तो ना तो वो लक्ष्य प्राप्त होता है ना वो ये लक्ष्य प्राप्त होता है, और हम दोनों लक्ष्यों से वंचित रह जाते हैं। तो साथियों इसी प्रकार गाय के सामने भी यही कंडीशन आ गई थी। तो साथियों यहाँ पर अपना ऑप्शन बी उपागम उपागम संघर्ष सही है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जनक है? ऑप्शन ए कार्ल्टन, ऑप्शन बी BF स्किनर, ऑप्शन सी नॉर्मन क्राउड, ऑप्शन सी SC मॉरिसन। बताइए साथियों अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों हमारा यहाँ पे
जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। बीएफ स्किनर को अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जनक कहा जाता है साथियों। इसके साथ आपको बता दूं साथियों, जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है वो भी बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नॉर्मन क्राउड इसके द्वारा साथियों साकित अभिकर्मित अनुदेशन का आविष्कार किया गया था साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बालक लिखने व चित्रांकन में कठिनाई महसूस करता है, वह कौन से रोग से ग्रसित है? ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी एप्रेक्सिया, ऑप्शन सी डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन डी हाइपरलेक्सिया। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही होगा साथियों यहाँ पर। तो साथियों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्प्रेक्सिया। इसमें क्या होता है साथियों, जो बालक होता है वो लिखने में भी और चित्र का अंकन करने में भी कठिनाई महसूस करता है साथियों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन सी करेक्ट है डिस्प्रेक्सिया। साथियों आपको पता होगा ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, इसमें क्या होता है लेखन क्षमता, लिखने की क्षमता, ओनली लिखने की मतलब ग्राफ पे लिखना, यह डिस्ग्राफिया हो जाता है साथियों। हाइपरलेक्सिया इसमें साथियों जो आपने फिल्म देखी होगी तारे ज़मीं पे, उसमें बताया गया है हाइपरलेक्सिया मतलब बायां शब्द उल्टे दिखाई देते हैं साथियों इसके अंतर्गत। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30। किसी चित्र का वर्णन करना और स्वरूप बताना किस प्रकार का चिंतन है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। किसी चित्र का वर्णन करना और स्वरूप बताना किस प्रकार का चिंतन है? ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन, ऑप्शन बी सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी विचारात्मक चिंतन, ऑप्शन डी मूर्त चिंतन। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है साथियों यहाँ पर। यानी किसी चित्र का वर्णन करना और उसके बारे में बताना साथियों किस प्रकार का चिंतन होता है। तो साथियों यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा मूर्त चिंतन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है साथियों मूर्त चिंतन। बच्चा एक चित्र के बारे में बता रहा है, किसी जो उसके सामने चित्र है उसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ साथियों मूर्त चिंतन होगा। ठीक है साथियों, आज का हमारा जो टेस्ट था वो पूरा हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में यदि कोई गलती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको किसी क्वेश्चन में शंका है तो हम आपके उस शंका का समाधान ज़रूर बताएंगे कमेंट में। और साथियों यदि अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक ज़रूर कर जाना और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनएल स्टडी हब चैनल। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।